बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत पढ़ रहे थे। ऊर्जा के स्रोत में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिया था थोड़ा बहुत, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि ऊर्जा के स्रोत किसे कहते हैं। हमने बता दिया था उसमें कि ऊर्जा के स्रोत हम उसे कहते हैं जो आसानी से मिल सके, जो लंबे समय तक चल सके। पहला हमने बताया था आसानी से उपलब्ध हो, लंबे समय तक चले और उसका नियत दर हो। उसके बाद हमने आगे बताया था कि ऊर्जा के अच्छे ऊर्जा के स्रोत की क्या क्या विशेषता होती है। तो अच्छे ऊर्जा के स्रोत की विशेषता में हमने देख लिया था कि एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत हम उसे कहेंगे जिसका भंडारण और परिवहन आसान हो, जिसका रेट एकदम निश्चित हो हर जगह पे, और हमने अगला देख लिया था इसमें जो लंबे समय तक चले। इसको हम कहते हैं अच्छे ऊर्जा के स्रोत की विशेषता। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऊर्जा के कितने प्रकार हो सकते हैं। हमने दो प्रकार से देख लिया था, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हम उसे कहते हैं जिनका उपयोग हम एक बार कर पाते हैं, जिसका उपयोग हम दोबारा नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अर्थात परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का दूसरा नाम होता है अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। सॉरी बच्चों, परंपरागत का अर्थ होता है अनवीकरणीय, जो दोबारा नया नहीं होगा, उसी को हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। ऐसे ऊर्जा के स्रोत जिनका हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते उन्हें हम परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आते हैं। जीवाश्म ईंधन में हमने देख लिया था कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं या अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अब परंपरागत की बात, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत दूसरा टाइप था। ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के दो घटक में हमने तोड़ लिया था, एक परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरे का नाम था गैर परंपरागत। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम क्या कहते हैं? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। नवीकरणीय किसे कहा जाता है? जो हर दिन नया हो जाए, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, जल विद्युत संयंत्र यानी बांध हो गए, क्योंकि जल हमेशा पृथ्वी पे उपलब्ध रहेगा बारिश के द्वारा, अर्थात उसे भी हम क्या कहेंगे? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब हम लोगों ने यहाँ तक शायद कल देख लिया था। अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके पिछले वीडियोज को देखिए। कक्षा 10वीं के प्लेलिस्ट में, साइंस के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो सीरियल से मिल जाएंगे। चलिए अब हम लोग इसके आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं और अब हम देखते हैं कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम लोग और किस नाम से जानते हैं। देखिए, परंपरागत को आज हम लोग कवर कर लेंगे, फिर हम गैर परंपरागत पढ़ेंगे। आज हमको केवल कवर करना है परंपरागत। देखिए हमने क्या क्या देख लिया है, यहाँ हम लिख रहे हैं। हमने ऊर्जा के स्रोत में ऊर्जा के स्रोत को हमने दो पार्ट में बांट दिया था। पहले पार्ट का नाम था, लाइट आ गई बच्चों, रुक जाइए। लाइट आ गई थी बच्चों, जिस वजह से फैन चल रहा था उसको रोकना पड़ा, क्योंकि फैन चलने पर आवाज कवर नहीं हो पाता। तो चलिए अब हम लोग देखना चालू करते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अब यहाँ ऊर्जा के स्रोत को जब हमने दो पार्ट में बांटा था, यानी ऊर्जा के प्रकार या ऊर्जा के स्रोत, तो उसको हमने दो पार्ट में बांटा था। एक का नाम था परंपरागत, एक का नाम था गैर परंपरागत। यानी परंपरागत और गैर परंपरागत, यानी परंपरागत और दूसरे का नाम है गैर परंपरागत। अब देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत में, ये परंपरागत को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय। और इसको हम लोग कहते हैं नवीकरणीय। तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरा, इसी परंपरागत को हम लोग कहते हैं। अब परंपरागत अगर है तो इससे क्या? प्रदूषण वाला ऊर्जा का स्रोत,
और गैर प्रदूषक ऊर्जा का स्रोत, इसको हम लोग प्रदूषक ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं आप समझिए। देखिए, जब भी कोई चीज आप जलाएंगे, जैसे आप कोयला जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, डीजल, पेट्रोल, उसमें से कुछ ना कुछ धुआं जरूर निकलेगा। और अगर धुआं निकल रहा है तो वह वातावरण में फैल जाएगा, और वातावरण में फैलने के पश्चात वह कुछ न कुछ क्या करेगा, प्रदूषण फैलाएगा। इसीलिए इस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का तीसरा नाम भी है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कह लीजिए, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कह लीजिए, या प्रदूषण वाला स्रोत कह लीजिए। तीनों इसी का नाम है। इसमें हमको पढ़ना था जीवाश्म ईंधन, इसी के अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आता है। देखिए हमें पढ़ना क्या क्या है। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन, और जीवाश्म ईंधन जो था पहला टॉपिक था, और इस जीवाश्म ईंधन में कई पार्ट थे। अब पहले टॉपिक का इसका कई पार्ट है, जैसे कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, और क्या है, प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस। आज हम लोग इन्हीं चारों के विषय में समझेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक बचेगा उसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे। तो हम समझते हैं जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, पहले इसको देख लीजिए। तो जीवाश्म ईंधन हजारों वर्ष पहले या करोड़ों लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर एक भूचाल जैसी संरचना हुई, भूचाल जैसा समय आया जब ये पेड़ पौधे वनस्पतियां उसी पृथ्वी के अंदर दब के मर गए। किसी भी तरीके से, जरूर नहीं भूचाल ही आया हो, कोई न कोई किसी तरीके से जब बहुत लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पृथ्वी के अंदर दब गए, और दबने की वजह से वहां अधिक प्रेशर बन गया, और अधिक प्रेशर की वजह से ये लोग, ये जो जीव जंतु थे या पेड़ पौधे विशाल थे, इन पे प्रेशर पड़ने की वजह से इनका ऑक्सीकृत हो गया, और ऑक्सीकृत होने के पश्चात ये क्या हो गए, जीवाश्म का रूप धारण कर लिया, यानी जीवाश्म बन गए। और इन जीवाश्म के अंतर्गत हमको पढ़ना है कोयला, पेट्रोल और डीजल। तो कोयला क्या है, पेट्रोल क्या है, डीजल क्या है, तो अब हम देखेंगे। कोयला पहले हम पढ़ेंगे, कोयला, फिर पेट्रोल, फिर डीजल। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कोयला के विषय में। चलिए अब हम समझ लेते हैं जीवाश्म ईंधन का पहला टॉपिक। इससे पहले आप जीवाश्म ईंधन की भी परिभाषा समझ लीजिए। हजारों या लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर जीव जंतु और पेड़ पौधों के दब जाने की वजह से अधिक ताप और अधिक दाब के पड़ने पर जीवाश्म का निर्माण हुआ, जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ, और इस निर्माण होने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ, जीवाश्म ईंधन का, और इसे जीवाश्मीकरण कब कहते हैं। यानी दिया भी है आपके यहाँ कि जीवाश्म ईंधन बनने की क्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। जब जीवाश्म ईंधन किस तरीके से बना है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्मीकरण। ये प्रश्न पूछा गया है कि जीवाश्मीकरण किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि जीवाश्म ईंधन बनने की प्रक्रिया को जीवाश्मीकरण कहते हैं। और जीवाश्म ईंधन बना कैसे है, लाखों वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के दबने से, अधिक ताप और दाब पड़ने से जीवाश्म ईंधन का निर्माण हुआ है। और इस जीवाश्म ईंधन का सबसे पहला टॉपिक है कोयला। अब कोयला के विषय में हम लोग समझते हैं। पहला टॉपिक है कोयला। इसमें कार्बन पाया जाता है, कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कोयला। कोयले इसमें क्या पाया जाता है, कार्बन। यह कई पदार्थों का मिश्रण होता है कोयला, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इन सब से मिलकर किसका निर्माण होता है, कोयले का। यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और सल्फर, इन सब के निर्माण से बनता है कोयला, इन सब के मिश्रण से।
कई चीजों का मिश्रण है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है। ये काले रंग का होता है, काले रंग का। इसका प्रकार क्या है? इसके प्रकार की अगर बात करेंगे हम तो कार्बन के माने कोयले का 4 प्रकार होता है। इस प्रकार को याद करने का ट्रिक क्या है? ये 4 प्रकार का होता है। देखिए पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों प्रकार को हम लिखते हैं ए बी ली पी। ए बी ली पी, ए बी ली पी। ए का अर्थ हो जाएगा एंथ्रासाइड, बी का अर्थ बिटुमिनस, ली का अर्थ लिग्नाइट, पी का अर्थ पीट। देखिए कोई भी कोयला कितना शुद्ध है यह डिपेंड करता है उसके ऑक्सीजन लेवल पे, कितना तीव्र गति से जल रहा है, उसमें धुएं की मात्रा कितना है। अगर धुएं की मात्रा ज़्यादा है तो इसका अर्थ है कि वह कोयला अच्छा नहीं है। धुआं अगर ज़्यादा है तो यानी कोयला अच्छा नहीं है। आप भी जानते होंगे धुआं चाहे जहाँ हो, अगर सिगरेट पी रहा है कोई व्यक्ति तो इसका मतलब अगर वहाँ से धुआं निकल रहा है तो उसको आप अगर एक हिसाब से देखा जाए, किसी पे टिप्पणी नहीं है लेकिन फिर भी गांव देहात में सब जगह क्या माना जाता है? खराब। ऐसे आप समझ सकते हैं कि पिट जो है यानी पिट कोयला जो होता है ये सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला है, सबसे खराब क्वालिटी का। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइड। तो आप जीवाश्म ईंधन का पहला पॉइंट था क्या? कोयला। और इस कोयले को आपने देख लिया, यह काले रंग का होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि पाए जाते हैं। कोयले के 4 प्रकार होते हैं। एक का नाम एंथ्रासाइड, दूसरे का नाम ए बी से बिटुमिनस, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइड सबसे शुद्ध कोयला माना जाता है। इन चारों में सबसे बढ़िया क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइड। दूसरा प्रकार होता है बिटुमिनस, तीसरा होता है लिग्नाइट और चौथा होता है पीट। सबसे घटिया या सबसे खराब क्वालिटी का कोयला होता है पीट और सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइड। एक प्रश्न और आपसे पूछता है कि बिटुमिनस को भूरा कोयला भी कहा जाता है। बिटुमिनस को हम लोग क्या कहते हैं? भूरा कोयला। और कोयले का उपयोग हम जीवाश्म ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि ये जीवाश्मों से बना है। जीव या फिर पेड़ पौधे इन सब से मिल के बना है, पृथ्वी के अंदर से निकाला जाता है। ये इसलिए प्रसिद्ध है कोयला। तो कोयले के विषय में आपको पता होना चाहिए, कार्बन का रूप है, इसमें यह काले रंग का होता है। इसके प्रकार 4 हैं, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। एंथ्रासाइड में आपको रखना याद क्या करना है, ये सबसे अच्छा बेहतर क्वालिटी का है, सबसे अच्छा क्वालिटी है इन चारों में। और सबसे खराब ये है, सबसे घटिया, सबसे खराब क्वालिटी का, सबसे खराब कौन है? पीट कोयला। अब बिटुमिनस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूरा कोयले के नाम से, भूरा कोयला, भूरा कोयला। तो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? बिटुमिनस को। तो याद क्या करने का ट्रिक कैसे है? ए बी ली पी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। अब देखिए ये पाया कहाँ जाता है भारत में? तो भारत में कई बार पूछता है झारखंड के झरिया और धनबाद में। धनबाद एक झारखंड का जिला है, कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो झारखंड के धनबाद और झरिया जिला ये प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जीवाश्म ईंधन का पहला टॉपिक है क्या? कोयला। कोयले के प्रकार को आपने देख लिया और कोयले किस रंग का होता है। आप नॉर्मल सभी लोग देहात माने गांव के जो हैं कोयले को देखे होंगे। भट्ठे में इसका उपयोग किया जाता है और ईंधन में भी, टरबाइन को चलाने में भी, भाप माने पानी को उबालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और पानी जब उबलता है तो उसके भाप को हम टरबाइन के ऊपर फेंक करके बिजली बनाने का कार्य करते हैं। जब आप लोग जनरेटर पढ़े होंगे या फिर विद्युत जनरेटर, वहाँ इसमें दिखाया, या विद्युत तापीय विद्युत संयंत्र में भी इसका उपयोग किया जाता है। हम लोग आगे देखेंगे तापीय विद्युत संयंत्र में इन्हीं चीज़ों का उपयोग करके, या कोयले का या डीजल पेट्रोल का उपयोग करके
हम क्या करते हैं, पानी को उबाल देते हैं और पानी को उबालने के पश्चात उसके भाप को, जैसे पुराने समय में भाप के द्वारा क्या चलता था, रेलगाड़ी, उसी प्रकार उसके भाप को हम टरबाइन के ऊपर, बड़े बड़े होते हैं, टरबाइन के ऊपर गिराते हैं, जिस वजह से वह टरबाइन अपने स्थान पर घूमने लगता है और बिजली का उत्पादन हो जाता है। तो अभी हम लोग आगे समझते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से देखिए 1 2 3, लेकिन कुल 4 प्रकार। अब चारों को याद करने का ट्रिक क्या है, एबीलीपी, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पिट। ये हो गया कोयला और जीवाश्म ईंधन का पहला टॉपिक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उतार लीजिए। हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा है क्या, दूसरा टॉपिक है पेट्रोलियम या पेट्रोल। तो पेट्रोल के विषय में हम लोग समझ लेते हैं। पेट्रोल भी काले रंग का होता है, अपरिष्कृत होता है और गंध युक्त होता है। तो जहां पेट्रोल निकलता है वहां आप या पेट्रोल लीजिए, फिर भी आपको पता चल जाएगा यह काले रंग का होता है। जब जहां निकाला जाता है वहां यह काले रंग का होता है, अपरिष्कृत होता है। तो यह पेट्रोल के विषय में हम लोग लिखते हैं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। देखिए पेट्रोलियम यह काले रंग का तरल होता है, काले रंग का। दूसरा अपरिष्कृत होता है, अपरिष्कृत, यह काले रंग का अपरिष्कृत गंध युक्त होता है और हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण होता है, गंध युक्त होता है और हाइड्रोकार्बन का सम्मिश्रण होता है। ये है, इसका उपयोग हम गाड़ियों में और वाहनों में करते हैं, इसका पेट्रोलियम का। ये भी जीवाश्म ईंधन का एक रूप है। जीवाश्म ईंधन में अब आपको अगर पेट्रोलियम से प्रश्न पूछेगा तो यही पूछेगा पेट्रोलियम किसके अंतर्गत आता है, परंपरागत स्रोत की गैर परंपरागत स्रोत। तो आप बता देंगे परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। यह अनवीकरणीय है, अर्थात एक बार उपयोग कर लेने के बाद दोबारा इसका उपयोग हम नहीं कर सकते, समाप्त हो जाएगा। यानी यह पृथ्वी में एक सीमित मात्रा में है, कभी न कभी यह समाप्त हो जाएगा। दूसरी बात, यह काले रंग का होता है, अपरिष्कृत तरल होता है, गंध युक्त होता है, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं, वाहनों को चलाने के लिए। अगर भारत में पूछ लेगा सबसे पहले तेल कूप कहाँ खोदा गया था, तो असम में डिगबोई, असम का एक स्थान है डिगबोई, वहां पे सबसे पहला तेल कूप खोदा गया था। लेकिन अगर पूछ ले आधिकारिक रूप से तो ये है, लेकिन इसके पहले कहाँ खोदा गया, तो माकुम जिला असम। ये हो गया पेट्रोलियम से संबंधित। और भी जगह है, अलिया बेट है, खदिया बेट है गुजरात के, जहाँ हम निकालते हैं। मुंबई के महाराष्ट्र में भी हम लोग यहाँ किनारे, समुद्र के किनारे से तेल को निकाला जाता है। लेकिन मुख्य रूप से तेल अगर भारत में देखा जाए तो भारत में बहुत कम ही मात्रा में है। ये अरब कंट्री में तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि कहा भी जाता है कि तेल खत्म खेल खत्म। सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, यहाँ बड़े बड़े तेल के कुएं पाए जाते हैं। और जहाँ से भारत इन तेलों का क्या करता है, निर्यात, आयात करता है। आयात माने होता है क्या, खरीदना, और निर्यात माने होता है बेचना। तो भारत इन स्थानों से क्या करता है, आयात करता है। निर्यात करना माने बेचना, आयात माने क्या करना, एक्सपोर्ट माने, इंपोर्ट माने खरीदना, एक्सपोर्ट माने बेचना। ठीक, ये हो गया पेट्रोलियम से संबंधित। पेट्रोलियम से संबंधित क्या हो गया, यह काले रंग का होता है, अपरिष्कृत तरल होता है, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है और गंध युक्त होता है। इसका उपयोग हम वाहनों में करते हैं। ठीक, अब अगला है टॉपिक क्या, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, आई जाओ तू।
प्राकृतिक गैस एक ऐसा गैस है जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, लेकिन इसमें आपको समझना है कि जो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत सबसे अच्छे क्वालिटी है यही प्राकृतिक गैस है। इसको नेचुरल गैस अंग्रेजी में कहा जाता है। आप समझिए ध्यान से, जो पेट्रोल और आपने कोयला देखा, तीसरा है पेट्रोल, फिर कोयला, फिर कोयला, पेट्रोल, उसके बाद जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला भी आता है, पेट्रोल भी आता है और प्राकृतिक गैस भी आता है। जो प्राकृतिक गैस है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कोयला और पेट्रोल होता है ये जलने के बाद प्रदूषण अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है, ये वायु प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, जबकि प्राकृतिक गैस भी वायु प्रदूषण करता है, लेकिन उन दोनों की तुलना में बहुत कम न। इसीलिए कहा जाता है प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक गैस क्या होता है? ये भी मिश्रण होता है, लेकिन ध्यान से समझिएगा कि प्राकृतिक गैस कोयला और पेट्रोल की तुलना में कम उत्सर्जन करता है। कम उत्सर्जन किसका करता है? देखिए, प्राकृतिक गैस जो होता है वो पेट्रोल और कोयले की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। किसमें? वायु में। अर्थात ज़्यादा अगर बात करें, सबसे अच्छे क्वालिटी की बात करें तो ये है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस दो प्रकार को हम लोग देखते हैं। एक का नाम रहता है, इसका हम उपयोग कहाँ करते हैं? एलपीजी के रूप में। एलपीजी, देखिए एलपीजी के रूप में, एलपीजी माने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग हम खाना पकाने में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का करते हैं। और इसी को अगर हम कंप्रेस कर दें, दबा दें, माने दबा कर आप स्क्रिप्ट कर दें, तो ऐसी स्थिति में इसी का नाम हो जाता है, इसी प्राकृतिक गैस का नाम हो जाता है बच्चों सीएनजी, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, क्योंकि वर्तमान समय में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि हर देश चाहते हैं कि वायु प्रदूषण से किसी न किसी तरीके से बचा जाए। तो इसीलिए आजकल के जो वाहन हैं उसमें ज़्यादातर आप देखते होंगे सीएनजी। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का प्रयोग किया जा रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस क्या है? गैस को जब दबा करके, प्रेशर द्वारा दबा कर रखा जाता है, एक तरीके से इतना प्रेशर दे दिया जाता है कि वो लिक्विड की तरह उस बॉटल में प्रयोग दिखने लगता है। आप ही देख लीजिए, जैसे एलपीजी है, आप कभी भी एक गैस भरवा के लाइए और गैस भरवा के लाने के पश्चात जो भी आपके यहाँ घरेलू गैस है उस सिलेंडर को पकड़ के हिलाइए तो ऐसा लगता है उसमें है गैस, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई द्रव भरा हो। आप देख लीजिएगा ट्राई करके, सबके यहाँ गैस है। और इससे भी अगर इसको और दबा दिया जाता है तो ये बन जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस को ज़्यादा प्रेशर दे करके अगर बना दिया जाता है तो वही कहलाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और आजकल वाहनों में इसका बहुत तेजी से प्रचलन चालू है। क्यों? क्योंकि वायु प्रदूषण से बचना है। तो वायु प्रदूषण से बचने के लिए, क्योंकि जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, यूपी और बिहार में तो ज़्यादा ही, यूपी बिहार की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। अगर देखा जाए तो कई देश से आगे है यूपी का जनसंख्या। यूपी की जनसंख्या कई देश को अगर देख लिया जाए तो उससे भी ज़्यादा यूपी की जनसंख्या है। तो यूपी की जनसंख्या ज़्यादा होने की वजह से, और पेड़ पौधे, जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने ज़्यादा घर खेत की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी स्थिति में अब कुछ बचेगा नहीं, तो आदमी बगीचे को कटा के वहाँ घर बनाना चालू करेगा, खेत, क्योंकि जनसंख्या को भोजन की पूर्ति के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में घर बनाना है तब भी पेड़ कटाई हो जाएगा। खेत बनाना है, क्योंकि जनसंख्या पहले कम थी अब ज़्यादा हो गई, तो अब खेत वही सीमित है। तो ऐसी स्थिति में बगीचे को, इन सबको काट के जब खेत बना देंगे या फिर घर बना लेंगे, आप देखते भी होंगे, तो ऐसी स्थिति में पेड़ अगर कम होंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो क्या कर सकते हैं आप? प्रदूषण को कम करिए और पेड़ लगाइए। देखिए सरकार का टैग भी है, वृक्ष लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण को बचाने का प्रयास करिए।
तो प्रदूषण से बचने का एक तरीका ये भी है कि अगर हम गाड़ियों में सीएनजी का प्रयोग करेंगे तो सीएनजी जो होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अभी आपको बता दिए जीवाश्म ईंधन में 3 आपको पढ़ाए हैं, कोयला, पेट्रोल और यही प्राकृतिक गैस, जिसमें प्राकृतिक गैस जो होता है कोयला और पेट्रोल की तुलना में कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। ठीक, ये हो गया आपका एलपीजी यानी प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को हम देखिए, इसका सीएनजी का उपयोग हम 2 चीजों में करते हैं, वाहनों में और ऑटोमोबाइल। आप बहुत सुनते होंगे लेकिन आज इसके विषय में समझ लीजिए। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल 2 शब्दों से मिलकर बना है। ऑटो मतलब होता है स्वतः और मोबाइल माने चलने वाला, चलने वाला, अर्थात जो स्वतः चलने वाला होता है उसी को हम कहते हैं क्या, ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल का सेंस होता है, इसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल तथा वाहनों में करते हैं। ऑटोमोबाइल यानी स्वतः चलने वाला, जैसे आप मोबाइल फोन देखते होंगे, अगर आप कहीं गए हैं तो मोबाइल का मतलब चलने वाला, और फोन माने मोबाइल तो चलने वाला है, और फोन मतलब आपने जो लिया है, तो कहीं गए हैं तो मोबाइल फोन बोलते हैं, मोबाइल नहीं, मोबाइल मतलब होता है चलने वाला। तो ऑटोमोबाइल माने स्वतः चलने वाला। ये हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक। अभी देख लीजिए इसमें क्या दिया है। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन है। स्वच्छ ऊर्जा संसाधन इसलिए कह रहा है क्योंकि यह प्रदूषण कम उत्पन्न करता है। दूसरा बात, यह जलने पर पेट्रोकेमिकल, खाना बनाने, ऑटोमोबाइल आदि चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अब है जीवाश्म ईंधन के दोष। अब जीवाश्म ईंधन के क्या क्या दोष हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसको मिटा रहे हैं, फिर हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों जीवाश्म ईंधन के दोष। देखिए जीवाश्म ईंधन के दोष। अब दोष क्या है जीवाश्म ईंधन का, इसको हम समझ लेते हैं। आपके पेपर में अगर देगा तो लिखना जीवाश्म ईंधन के दोष। पहला दोष तो आप पहले ही समझ जाइए कि जीवाश्म ईंधन का सबसे पहला ही दोष है कि यह प्रदूषण उत्पन्न करता है। गाड़ियों में देखिए, अगर कई आप देखे भी होंगे, ये नेचुरल समझ, अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, बहुत बड़ा इशू मत बनाइए, आसानी से समझिए कि जीवाश्म ईंधन का दोष क्या है। अगर आप कोयला जलाएंगे, पेट्रोल जलेगा, प्राकृतिक गैस, तो प्राकृतिक गैस तो कम हानिकारक है। कम हानिकारक है इसलिए क्योंकि गैस में ज़्यादातर कार्बन की मात्रा या फिर प्रदूषक गैस कम निकलते हैं। लेकिन जब कोयला या फिर पेट्रोल जलता है तो ऐसी स्थिति में प्रदूषण ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, जिस वजह से जीवाश्म ईंधन का पहला दोष है कि इसके जलने पर प्रदूषण उत्पन्न होता है। तो पहला दोष है कि जलने पर क्या उत्पन्न होता है, प्रदूषण। जलने पर प्रदूषण उत्पन्न होगा, ये पहला दोष हो गया। इसका दूसरा दोष क्या है, ये पहला है। इसका दूसरा दोष क्या है बच्चों, इसके जलने पर अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो वातावरण में फैल जाते हैं। जलने पर अम्लीय ऑक्साइड कहने का सेंस क्या है, देखिए जब ये जलेगा तो अम्ल निकालता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या SO2। गाड़ियों के जो पीछे से निकलता है, गाड़ी में जब धुआं निकलता है, कई गाड़ियां जब खराब हो जाता है इंजन तो ज़्यादा ही धुआं निकलता है, तो उसमें रहता है कई हानिकारक गैसें निकलती हैं, अम्लीय गैसें होती हैं जो वातावरण में फैल जाती हैं। वातावरण 5 लेयर से बना है। क्षोभ मंडल, जब आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो बताएंगे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। तो क्षोभ मंडल में फैल जाता है और जब बारिश होती है तो अम्ल के साथ गिरती है, अम्लीय वर्षा कराती है। ये सभी गैसें ऊपर वातावरण में फैली रहती हैं और बारिश होने पर ये क्या कराती हैं, अम्लीय वर्षा कराती हैं। यही कारण है, आप सुनते होंगे जो घर में आपके बूढ़े लोग होंगे, बुजुर्ग लोग होंगे, वो बताते होंगे कि पहले बरसात में आप बाहर मत निकलिए, नहीं तो पीती उछड़ जाएगा। पीती का मतलब फोड़ा हो जाएगा,
तो पहले बारिश में इसीलिए बाहर नहीं भीगना चाहिए क्योंकि जब पहला बारिश होता है वातावरण में फैले हुए जो गैसें हैं उसमें अम्लीयता है और वे गैस जब गिरती हैं माने बूंद के साथ तो बूंद भी मिल जाती हैं और मिलने से आपकी त्वचा पे हानिकारक फोड़े बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहले बारिश में भीगना नहीं चाहिए, पहला बारिश खतरनाक होता है, ये है। और ये गैसें जब जलती हैं तो जलने के साथ क्या उत्पन्न करती हैं, अम्लीयता उत्पन्न कर देती हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, अम्लीय ऑक्साइड। और अम्लीय ऑक्साइड के कई दोष हैं। अम्लीय ऑक्साइड का पहला ही दोष है कि ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण जब कभी बारिश होती है तो जो बड़े बड़े हमारे यहाँ क्या हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं, धरोहर हैं, उन धरोहरों को क्षति पहुँचती है। जैसे ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है, इसी अम्लीय ऑक्साइड में जब बारिश पड़ती है तो ये अम्लीय ऑक्साइड बना देता है और इसी वजह से अम्लीय वर्षा होता है। ये है दूसरा इसका दोष जो कि आपको जानना चाहिए। तीसरा इसका दोष दिया है, जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। और चौथी बात है, जीवाश्म ईंधन पूर्णतः जलता नहीं है, कुछ न कुछ भाग इसका शेष बच जाता है। जीवाश्म ईंधन चाहे जिसको आप जलाइए पूर्ण रूप से नहीं जलेगा, कुछ न कुछ इसका शेष भाग बच जाता है। जैसे आप कागज को कभी जलाते होंगे, कागज पूरा राख हो जाता है, लेकिन कोयले को आप जलाइए या फिर कोयले को जलाइए, लकड़ी को जलाइए या फिर पेट्रोल को जलाइए, पेट्रोल तो मान लीजिए दिखेगा नहीं लेकिन कोयला दिख जाएगा, जलाने पर ये छोटे छोटे टुकड़े के रूप में बढ़ जाता है, पूर्ण रूप से जलता नहीं है ना। तो ये जलाने पर पूर्ण रूप से जलते नहीं हैं, कुछ न कुछ हिस्सा इसका क्या होता है, बच जाता है। चलिए, ये था इसका जीवाश्म ईंधन के दोष। जीवाश्म ईंधन में कौन कौन से दोष होते हैं ये हमने आपको बता दिया। क्या क्या बता दिया आपको, कि जलने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, पूर्ण रूप से जलता नहीं है और यह वातावरण में प्रदूषण को फैलाने का कार्य करता है। ये है जीवाश्म ईंधन के दोष। इसको अब आप समझिए। अब देखिए बच्चों, चेक पॉइंट दिया है। अब चेक पॉइंट आप कर ले रहे हैं कि नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है। यहाँ कह रहा है एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की क्या विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की, अगर आप पहले वीडियो को देखे होंगे तो हमने अच्छे से बताया है कि अच्छे ऊर्जा स्रोत की विशेषता 3 या 4 होनी चाहिए। वह नियत दर पर मिलना चाहिए, उसका दर रेट निश्चित हो, सुगम हो, सरलता से कहीं मिल जाए। तीसरी बात आपको बता दिए थे कि उसका परिवहन और भंडारण आसान हो, माने उसका परिवहन भी किया जा सके और भंडारण भी किया जा सके। तो और चौथा बताए थे कि लंबे समय तक चले। तो देखिए, एक अच्छे ऊर्जा का स्रोत हम किसे कहते हैं, जिसका भंडारण किया जा सके, परिवहन किया जा सके, लंबे समय तक चले, सरलता से उपलब्ध हो ना, और नियत दर पर उपलब्ध हो। तो ऐसे ऊर्जा स्रोत को हम एक अच्छे ऊर्जा स्रोत की कैटेगरी में रख सकते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन, चेक पॉइंट है। दूसरा, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत क्या हैं। परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, वे ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त किए गए हैं, यानी प्रकृति ने हमको दिया है, जिनको मानव ने नहीं बनाया है, तथा जो कुछ न कुछ एक सीमा के बाद समाप्त हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। और इसी को हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रदूषण के स्रोत, प्रदूषक ऊर्जा के स्रोत। और इसमें हमने अभी आपको पूरा वीडियो इसी पे आधारित था, जिसमें आपने देख लिया कोयला था, पेट्रोल था, और तीसरा था कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। ये कंप्लीट हुआ। अगला, हमको जीवाश्म ईंधन का उपयोग, देखिए कह रहा है पेट्रोलियम गैस तथा प्राकृतिक गैस में क्या अंतर है। पेट्रोल वाले गैस में और प्राकृतिक वाले गैस में क्या अंतर है। पेट्रोलियम वाला जलने पे ज्यादा प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि प्राकृतिक गैस उसकी तुलना में कम। पेट्रोलियम गैस को हम दबा कर नहीं रख सकते, कंप्रेस्ड करके नहीं रख सकते, जबकि इसको कंप्रेस्ड करके रखा जा सकता है। ये अंतर है। हमको जीवाश्म ईंधन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में क्यों नहीं करना चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में कह रहा है, क्यों नहीं, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जलने के पश्चात क्या उत्पन्न करता है, प्रदूषण उत्पन्न करता है, अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, और यह पूर्ण रूप से जलता नहीं है, जो वातावरण के लिए क्या है, हानिकारक है। इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और तीसरी बात इसकी है कि एक सीमा के बाद ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
ये था कंप्लीट आपका। अब हम लोग पढ़ना चालू करते हैं तापीय विद्युत संयंत्र। अब तापीय विद्युत संयंत्र क्या है पहले समझ लीजिए, तब आपको समझ। तापीय विद्युत संयंत्र इसी चैप्टर में है, अगला पॉइंट है तापीय विद्युत संयंत्र। क्या है तापीय विद्युत संयंत्र? देखिए आप रटने का प्रयास मत करिए, बिल्कुल आसान है। ताप यहाँ दिख रहा है, ताप का मतलब होता है गर्मी या ऊष्मा, यानी इसका अर्थ हो जाएगा ऊष्मा। और विद्युत माने आप जानते ही हैं लाइट, और संयंत्र माने यंत्र। तो ये है। अब इसको हम तापीय विद्युत संयंत्र क्यों कहते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए कभी भी अगर आप ध्यान से समझिए तो एक चीज होता है, अगर आप पेट्रोल या फिर कोयला को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना चाहें तो कुछ न कुछ आपको तकलीफ होगी, मेहनत करना पड़ेगा, ले जाना ले आना। अगर मान लीजिए आप ड्राइवर भी रख के मंगवाते हैं तो आपका गाड़ी खराब होगा, ड्राइवर रखना पड़ेगा, जहाँ से आएगा वहाँ जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। और अगर वहीं जहाँ से कोयला या पेट्रोल निकल रहा है उसी स्थान पर हम क्या करें, क्योंकि इनका उपयोग हम किस लिए करेंगे, माने कोयला पेट्रोल डीजल का उपयोग क्यों करेंगे हम लोग, या तो बिजली चलाने के लिए या बड़े बड़े उद्योगों को चलाने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जिस स्थान पर ये कोयला या पेट्रोल निकलता है उन्हीं स्थानों पर, कोयला पेट्रोल जिस स्थान पर निकलता है उन्हीं स्थान के बगल में हम क्या बना देते हैं, कुछ न कुछ मशीन लगा देते हैं। और मशीन को, जो मशीन लगाते हैं उसको यंत्र कहा जाता है। और इन कोयला या पेट्रोल की वजह, कोयला पेट्रोल की सहायता ले करके हम क्या बना देते हैं, बिजली। और बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना आसान हो जाता है। जैसे अगर आपने ताप क्या किया, जैसे मान लीजिए यही निकला कोयला, तो हमने कोयले को क्या किया, कोयले से हमने कुछ न कुछ ताप दिया, मशीन बना लिया, उस मशीन से ताप माने कोयले का उपयोग करके ताप बना दिया। ताप मतलब ऊष्मा उत्पन्न कर लिया। फिर जला दिया कोयला, तो कोयला जलाने पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, ऊष्मा। और जब कोयला जलाने पे ऊष्मा उत्पन्न हुआ तो उससे हमने या तो भाप बना दिया या कुछ भी कर लिया। और जब उसको हमने संयंत्र में उपयोग कर लिया तो संयंत्र माने बिजली वाले संयंत्र को बना दिया। और यहाँ आप कोयले को जला करके हमने बिजली उत्पन्न कर लिया, और कोयले को जला करके या पेट्रोल को जला करके बिजली बना दिया। और कोयला और पेट्रोल में हमको किसी न किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ती, और बिजली में अब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आसानी से आप यहाँ कोयला पेट्रोल को जलाए, मशीन को चालू किए, एक स्थान से दूसरे स्थान बिजली पहुंच गया। और जो लाइट होता है एसी करंट पे काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से पहुंच जाएगा, किसी व्यक्ति की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसीलिए इसको कहा जाता है, इसका उपयोग हमने क्यों किया, ताप के रूप में किया कोयला या पेट्रोल। इसीलिए जिस स्थान पर तापीय विद्युत संयंत्र लगाए जाते हैं उसके बगल में कोयला या पेट्रोल का स्थान होता है। तो इसीलिए कहा जाता है यदि ताप का उपयोग करके किसी यंत्र के द्वारा हम बिजली उत्पन्न करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर कर सकते हैं तो इसी को कहा जाता है तापीय विद्युत संयंत्र। देखिए हम पढ़ भी दे रहे हैं, तापीय विद्युत संयंत्र है क्या। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है, जो टरबाइन को घुमाकर विद्युत उत्पन्न करती है। समान दूरियों तक कोयला तथा पेट्रोल का परिवहन तुलना में वही है कि माने हम लोग क्या करेंगे, अगर कोयला या पेट्रोल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे तो बिजली को ले जाने की तुलना में महंगा होगा, क्योंकि बिजली में आपने एक बार खंभा बना दिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर खंभा, और फिर कोयला पेट्रोल को जला दिया, और जलाने के बाद हमने इसको भाप बनाया और टरबाइन फेंक दिया, टरबाइन के द्वारा बिजली उत्पन्न हुआ और बिजली पूरे स्थान पर पहुंच गया सब जगह। और बिजली को ले जाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अगर लेकिन कोयला और पेट्रोल के लिए आपको गाड़ी लाना पड़ेगा, ड्राइवर करना पड़ेगा, आने जाने के लिए रास्ते की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बिजली लाने के लिए एक बार आप पोल गाड़ दीजिए, काम हो गया। ये है तापीय विद्युत संयंत्र। जब माने कोयला पेट्रोल या फिर जो भी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग हम ताप के रूप में कर करके उससे किसी यंत्र के द्वारा विद्युत बना देते हैं तो ऐसी स्थिति को तापीय विद्युत संयंत्र कहा जाता है। ये है तापीय विद्युत संयंत्र। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं, जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र क्या है, ये
जल विद्युत संयंत्र। अब अगर जल के द्वारा, देखिए फिर भी आपको बिल्कुल दिख रहा है, यानी जल के द्वारा विद्युत बनाया जा रहा है किसी यंत्र के द्वारा। अब जल का उपयोग करके हम विद्युत बना रहे हैं, और किसके द्वारा? संयंत्र माने किसी न किसी यंत्र के द्वारा। और देखिए अब ये जो जल विद्युत संयंत्र है, ये एक क्या है? जल विद्युत संयंत्र एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। फिर से समझ लीजिए, जल विद्युत संयंत्र एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं? जो नवीकरणीय हो। अभी देखिए बारिश का मौसम आने वाला है, जून में इंटर कर जाता है, लेकिन अभी आ गया है जल्द ही। तो बारिश के मौसम में जल देखिए अपने आप आ जाता है, माने बादल आया, मानसून से जल, माने बारिश हुई, बारिश से आपको जल मिल गया। जल के लिए आपको कोई रुपया खर्च करना नहीं पड़ा। तो इसीलिए इसको, और ये हर साल आता है बारिश, तो इसीलिए इसको नवीकरणीय यानी नया हो जाता है हर साल बारिश होकर के। नवीकरणीय और गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है। जल विद्युत संयंत्र क्या है? देखिए बड़े बड़े बांध बना करके, यहाँ ध्यान से समझिए, बड़ा बांध बना दीजिए और इस बांध में पीछे की तरफ पानी रोक दीजिए। और जब पानी आप पीछे की तरफ रोक देंगे तो यहाँ क्या करिए, इस बांध में किसी स्थान पर आप क्या करिए, छोटा सा बना दीजिए क्या, सुराख। और इस सुराख के नीचे यहाँ पंखी बना दीजिए। ये मान लीजिए ये पंखी है, किसी प्रकार से आप बना लीजिए, ये है, ये पंखा है। ये आपने किया क्या, आपने जहां देखिए कोई नदी है या फिर नदियां जहां बहती हैं, पहली बात तो नदी सपाट जमीन पे नहीं होना चाहिए। नदी जब बहती है तो उसके पीछे आप माने रोक दीजिए बांध बना करके, और बांध बना करके जल को रोक लीजिए। और जल को रोक करके अब देखिए, जैसे जनरेटर में आप तेल डाल के जो काम करते हैं, तेल डाल देते हैं, फिर उसको घुमा देते हैं और चलने लगता है, और चलने पर बिजली उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर वही काम हम करें कि किसी चीज़ में हमको पैसा भी ना खर्च करना पड़े, एक बार पैसा लगे, बांध बना दें, और बांध बनाकर इस बांध के पीछे बहुत सारा पानी एकत्रित कर दें। और जब पानी एकत्रित कर देंगे, देखिए अब यहाँ क्या है, पीछे जल आपने एकत्रित कर दिया है। अब बांध क्या होता है, बहुत बड़ा बना दिया जाता है, कई किलोमीटर में, 2-3 किलो 4 किलो जैसा हो बांध को बना दिया जाता है। और किस स्थान पे बांध बनाया जाता है? जहाँ ऊंचाई बहुत हो, यानी पहाड़ों पर। अब पहाड़ों पर बांध बना देंगे और इसके पीछे पानी को एकत्रित कर लेंगे। अब सोचिए जैसे यहाँ पहाड़ हो और यहाँ इसके पीछे, पहाड़ के जस्ट पीछे पानी एकत्रित किया गया हो झील में बांध बना करके। और जब पानी बरसात हो या फिर बरसात ना हो, नदी का पानी रोज एकत्रित हो रहा है, तो यहाँ इतना ज़्यादा पानी हो जाएगा कि जब इस पानी को एक छोटे से सुराख से निकाला जाएगा तो ये इतना तीव्र गति से निकलेगा पानी कि इस पंखे को, जो हम तेल डाल के चलाते हैं, ये पंखा बिना किसी तेल के अपने आप चलना चालू हो जाएगा। इस पानी के प्रेशर से, पानी का प्रेशर होता है, पानी जब चलता है तो उसमें गतिज ऊर्जा, लेकिन ये मैदान में नहीं होना चाहिए। अगर मैदान में है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी लेकिन कम होगी। पानी का बहाव होने पर गतिज ऊर्जा आ जाएगी, गति करेगा। लेकिन जब ऊंचाई से पानी गिरेगा तो ऐसी स्थिति में बहुत तीव्र गति से गिरेगा, और जब गिरता है तो ये पंखी है, ये रोटर अपने आप पंखी नाचने लगेगी। और जब पंखी नाचेगी तो जो आप काम जनरेटर में तेल डाल के करते हैं उसको ये पानी चला देगा। और पानी क्या है, ये पानी फ्री में मिलने वाला है, प्रकृति के द्वारा मिलने वाला है। और दूसरा, इस पे कोई खर्च नहीं है, एक बार इस बांध को बनाने का खर्च है। तो बांध बना दिए और पीछे पानी को एकत्रित कर लिए, और फिर प्रेशर से पानी इस पंखी पे गिरा, और पंखी अपने आप घूमने लगा, और घूम करके टरबाइन, और टरबाइन से आप लोगों ने जनरेटर पढ़ा होगा, आर्मेचर पे गिरा, आर्मेचर 2 चुंबकों के बीच घूमा, और घूमने से क्या बन गया, बिजली उत्पन्न हो गया। और बिजली हम इस प्रकार से बना लेते हैं, इसी को कहा जाता है। अब बिजली बन गई तो जल का उपयोग आपने विद्युत बनाने में किया,
और यंत्र का प्रयोग करके, यंत्र मतलब ये क्या है, ये बांध है, और अब डायरेक्ट यहाँ जो पंखी लगी है, ये पंखी किसी न किसी मशीन से कनेक्ट होगी। इसका मतलब ये पंखी जो है वो मशीन से कनेक्ट है, ये संयंत्र है। तो बांध एक संयंत्र है और एक ये है। अब इससे बिजली बन गई, इसीलिए इसको कहा जाता है जल विद्युत संयंत्र। अब ध्यान से सुनिए, जल विद्युत संयंत्र के कितने लाभ हैं, बांध बनाने का लाभ क्या है और इसकी हानि क्या है। लाभ ये है कि जो यहाँ स्थान है, बांध जहाँ बना है, उसके पीछे जिन स्थानों पर पानी पहले नहीं जाता था, आप आज के समय में मशीन लगा करके, अगर बांध यहाँ पानी एकत्रित हुआ है, इस जगह से मशीन लगा के अगल बगल के खेतों को भर सकते हैं। दूसरा, इस बांध जो बना है, यहाँ बांध नहीं बना होता तो पानी एकत्रित नहीं होता, तो इसके पीछे आप क्या पाल सकते हैं, मछली का पालन कर सकते हैं। तीसरा, इसमें आप क्या खेल सकते हैं, नौकायान प्रतियोगिता खेल सकते हैं इसी बांध के ऊपर। अब बांध के पीछे बांध है, पानी इसमें ज्यादा है, नाव की प्रतियोगिता आज के समय में होता है। आप अगर जानते होंगे तो बालम काली नेहरू ट्रॉफी खेली जाती है केरल में। केरल में वेम्बनाड झील है, उस झील में एक प्रतियोगिता खेला जाता है जिसका नाम है बालम काली नेहरू ट्रॉफी। तो यहाँ हम बांध से कई कार्य कर सकते हैं। पहला, इसके ऊपर से हम लोग गाड़ी लेके आ जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ से बिजली बना सकते हैं। तीसरा, इसमें मछली का पालन कर सकते हैं। और जब नौकायान प्रतियोगिता करेंगे तो यहाँ कुछ न कुछ जो भी है रोजगार मिलेगा। ठेले वाले हैं, कुछ न कुछ बिस्किट वाला, कोई न कोई यहाँ रोजगार डल जाएगा और यहाँ रोजगार भी मिल जाएगा। तो इससे कई लाभ हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। और ये बनाया कहा जाता है पहाड़ों के पास, जैसे आसानी से ये ऊपर से नीचे पानी गिरे और ये पंखी आराम से घूम सके। ये हुआ कंप्लीट। अब इसके विषय में और समझ लीजिए कि बांध के विषय में आपके यहाँ क्या क्या प्रश्न पूछेगा। दो बांध आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करके रखना है। पहला है टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है, 265.5 मीटर ऊंचा है टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड में है, गंगा नदी पे कहते हैं, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। और अगर आप चाहते हैं गंगा नदी के विषय में समझना, तो आपको गंगा नदी के बारे में कंप्लीट हमने बताया है वीडियो में, एक वीडियो पड़ा है प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। गंगा नदी के विषय में वीडियोज वाले में जाइए और स्क्रॉल करिए तो नीचे मिल जाएगा, आप गंगा के विषय में समझ लीजिए। तो भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है कौन सा बांध, टिहरी बांध, उत्तराखंड राज्य। तो उत्तराखंड में टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना के संगम पर स्थित है। ये हुआ अगला टॉपिक। और देखिए एक बांध और है, सरदार सरोवर बांध। अब सरदार सरोवर बांध को कैसे याद करेंगे, सरदार लोग नर्म स्वभाव के होते हैं, तो इसका मतलब सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में बनाया गया है और गुजरात में बनाया गया है। ये हो गया बांध यानी क्या, जल विद्युत संयंत्र। अब जल विद्युत संयंत्र के क्या क्या लाभ हैं, और लाभ भी आपको बता दिए कि जल विद्युत संयंत्र के लाभ क्या हैं, और इसके बाद जल विद्युत संयंत्र के दोष क्या हैं। जल विद्युत संयंत्र का लाभ आपको बता दिए कि इससे प्रदूषण नहीं होगा। पानी से कौन प्रदूषण होगा, इससे प्रदूषण नहीं होता है। दूसरा, बहता हुआ जल बिना किसी पैसे का मिल जाता है, यानी बहते हुए जल पे आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। दूसरा, यह बिल्कुल फ्री होता है। तो इसके लाभ हम लिख लेते हैं, इसका लाभ क्या क्या है। तो लाभ देखिए, लाभ होता है ये फ्री होता है, जल फ्री होता है, जल फ्री होता है, यह प्रदूषण नहीं फैलाता, यह प्रदूषण नहीं फैलाता। यह प्रदूषण नहीं फैलाता। और तीसरा, नदियों के किनारे बना हुआ बांध रोकने का काम करता है, किसको, बाढ़ को रोकने का। तो इसका लाभ ये है, ये बाढ़ को रोकने का भी काम करता है, बाढ़ को रोकना, बाढ़ को रोकने का कार्य। अगर लाभ लिखेंगे तो कई लाभ इसके हो जाएंगे। बाढ़ को रोक सकता है, खेत को माने सिंचाई कर सकता है, जिन स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा था वहाँ इसको बना करके आदमी आसानी से क्या कर सकता है, सिंचाई कर सकता है, प्रदूषण को रोकता है, फ्री में मिलता है। ये सब इसके लाभ हैं। अब जब लाभ देख लिए आप, तो इसकी हानि भी है। हानि क्या है, जब आप बांध बनाते हैं तो बांध बनाने के चक्कर में यहाँ जो बांध जिस स्थान पर बनाया जा रहा है
वहाँ के स्थान के लोगों को अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है। ये किसी व्यक्ति के अगर घर को उजाड़ना, अगर अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो उनको हानि होता है, वे अपने घर को छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है। और यहाँ हानि इसकी और क्या है, पेड़ पौधे जो हैं इस जल के अंदर दब जाते हैं, और जब जल के अंदर दबते हैं पेड़ पौधे तो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो जिम्मेदार होता है। मीथेन गैस को हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार मानते हैं। जो पेड़ पौधे बहुत छोटी छोटी वनस्पतियां होती हैं, जल में अंदर दब जाती हैं, जल के अंदर रह जाती हैं, और जब सड़ती हैं तो मीथेन गैस बनाती हैं, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होता है। ये कंप्लीट हो गया बच्चों आपका जल विद्युत संयंत्र। और अगला टॉपिक अब हम लोग देख लेंगे, क्या, यंत्र विज्ञान में सुधार। चलिए अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।